अब मैम यहाँ पर मैं म्यूट करें जी। यहाँ पे मैं जोन से भी चेंजेस करता हूँ ना, जैसे कि ये वैसे ये जो है मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। ये वॉल शो भी नहीं हो रहा। इसको बंद कर दें साइड से ना, इसको बंद कर। ये जो आपकी एक टैब है ना इसको बंद कर दें इधर से। एक टैप हो गई, इसको भी बंद कर दें। तो इसको बंद ओके। अब आप मीटिंग से चले गए? जी दोबारा हम टर्मिनल की न्यू लाइन कैसे खोलते हैं? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी राफी अपना मसला बता दो तब तक। आपका हो गया हल काम? जैन के अब्दुल्ला नहीं हुआ क्यों? जी अब्दुल्ला आपका काम कल क्लास में मौजूद थे ना, कोई काम नया तो नहीं किया था? कहाँ पे किया ट्राई, दिखाएं। क्या नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा गिटहब के साथ। गिट इंस्टॉल किया, उसके साथ खुद ही हो जाएगा। हाँ जी हुआ नहीं आशीर लिंक। मैम वो एग्जिट हो गया था, मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया था। तो अब मैंने दोबारा वो टैब खोल लिया। मैं चेंजेस करता हूँ। स्क्रीन ही शो हो रही। वो छोटी स्क्रीन ना करे, उसको हाफ ना करे, उसको पूरा ही रहने दे ब्राउजर पे जाकर। ठीक है। नहीं हुई चेंजेस में दिखाएं। हो रहे हैं, ये टर्मिनल आपका चल रहा है, तो यहाँ पे चल क्यों रहा नहीं है, डिस्प्ले लेकिन हो वहाँ रहा? पर शो नहीं हो रही।
सबसे पहले आप ब्राउज़र अपना चेक करें आप यूज़ कौन सा कर रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि क्रोम को यूज़ करना है, इसको नहीं यूज़ करना। पहले मैंने क्रोम पे भी किया था। लोकल होस्ट ये रहा बैकग्राउंड ग्रीन, लेकिन टर्मिनल तो चल रहा है। टर्मिनल चल रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा। और अगर यहाँ पे आके रीलोड करें इसको, ये देखें ये रिएक्ट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। टेलविंड के अलावा कोई काम करते वो होता है। हाँ अब वो भी नहीं हो रहा शायद। हो रहा मेरे ख्याल से आपका कंपोनेंट ही कोई और है। नहीं, कंपोनेंट यही है, यही कंपोनेंट है। अब आप दोबारा गो लाइव जाएंगे तो हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। यानी वो कंपोनेंट का इशू है। आप वो नैव आपने नाम यूज़ किया हुआ है, नैव तो प्रिजर्व कीवर्ड है, वो तो यूज़ ही नहीं करते। हाँ? प्रिजर्व कीवर्ड जैसे नैव का टैग आपके पास है, इस तरह के टैग आप यूज़ नहीं करते। अगर मैं नैव को हटा देती हूँ यहाँ से, आपका जो कंपोनेंट है, इसके अलावा अगर मैं app.jsx में काम करती हूँ तो सारा काम होगा। मैं यहाँ पे आकर एक नया h2 बना देती हूँ, h1 ये लिख देती हूँ उसके अंदर, क्लास नेम बीजी ग्रीन, ये रहा। इसको रिलोड करते हैं, एंटर, ये रहा। दोबारा से लिखते हैं कुछ भी, रीलोड बार बार करना पड़ेगा पेज को, क्योंकि रिएक्ट का जो है वो खुद ब खुद कर देता है, लेकिन वो स्लो बहुत होता है, इस वजह से आप उसको पेज को बार बार रिलोड कर लेते हैं। जैसे आप तो वो जो मेरा कंपोनेंट का इशू आया है वो आपने प्रिजर्व कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। नैव तो एक पहले से ही वेरी आपके वो उसका नाम होता है। अब आप देखें आ गया यहाँ पे, मैंने पेज रीलोड नहीं किया, ठीक है। तो वो आपके कंपोनेंट के नेम का इशू था। यार नहीं सही ओपन हुई यार, क्यों इसके या ये ले यार, एक मिनट फाइल फोल्डर पे डाल ओपन फोल्डर कर ये अब नहीं ओपन होती है। आगे जाते हैं
अच्छा जी, आ जाते हैं वापस मैम काम मैंने पे। अब आपका नाम भी चेंज कर दिया। हो गया? क्या 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 मसला क्या था? ये ना लोकेशन नहीं था सही दे रहा उसको लोकेशन open नहीं करने सही। की, VS Code अच्छा अच्छा। वो पाथ नहीं था सही, तो जब npm run टाइप करता था वो एरर दे रहा। ये आशिर का भी मसला देखें जरा, कंपोनेंट जो है वो रीनेम करें, कोई और नाम दे दें कंपोनेंट को। पहली फाइल मैं चेंज कंपोनेंट का नाम, अच्छा अब यहाँ पे एक मसला भी आ जाता है कि जब आप कंपोनेंट का नाम चेंज करते हैं तो वो उसको कैशे में स्टोर कर लेता है, तो वो फिर भी इशू देता रहता है। तो आप कंपोनेंट डिलीट कर दें, नया कंपोनेंट बनाया, उसको इंपोर्ट करें और दोबारा से मैंने एक बार स्लैश वगैरह लगाने से भी एरर आ जाता है, स्लैश वगैरह बाद में लगाओ, कर लेंगे, उससे मैं कोई नाम नहीं होगा। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं और काम कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है जी? कंपोनेंट को रीयूज़ करना देखा हुआ है, सही है। कंपोनेंट के अंदर डाटा किस तरह से जाता है हमने वो देखा हुआ है। आज हमें बात करनी है कि किस तरह से हम कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर जो है ना हमारे पास चीज़ें होती हैं कंपोनेंट की, स्टेट क्या होती है और हुक्स क्या होती हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर हुक्स का, ठीक है। हुक्स क्या होती है तो आप लोग ज़रा अपने पास सर्च करें और हम यहाँ पे सर्च करते हैं हुक्स। ये क्या आ गया है? हुक्स इन रिएक्ट जेएस। अच्छा, असल में रिएक्ट हुक्स जो है ना वो हमारे पास है जी फंक्शन, रिएक्ट की तरफ से बिल्ट की, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे कंपोनेंट की स्टेट्स को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करते हैं। अब स्टेट क्या होती है? कंपोनेंट का जो भी डाटा है उसको आप क्या कहते हो? स्टेट्स। कंपोनेंट का जो भी डाटा है, जो भी वैल्यू, उसको क्या कहेंगे? स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या है आपका? एक स्टेट स्टेट डॉट JSX RAFCE, ठीक है। ये रहा H1 और इसको हम नाम दे देते हैं आकर स्टेट। गलत हो गया लेकिन चलो, पहले वाला है T स्टेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके लिखते हैं क्लास नेम ग्रीन 8700, ठीक है। अच्छा, स्टेट को कॉपी करते हैं, Ctrl+V। राउट्स को देख लिया हमने, ठीक है। app.jsx के अंदर जाते हैं, ये रही स्टेट और इसके राउट भी मैं बना देती हूँ स्टेट, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करती हूँ, नैव बार बनाई हुई है हमने, ये रही बात। यही वाला एग्जैक्ट मैं यहाँ पे अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट को हटा कर यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? स्टेट, और 2 के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा /state, ठीक है। ये रहा। वापिस आते हैं लोकल होस्ट 5173। इसका मतलब है सर्वर नहीं चल रहा मेरा, टर्मिनल सर्वर कह दिया। ठीक है, ये चल गया यहाँ से। मैं इसको ही आकर डिलोड कर लेती हूँ क्योंकि इसी पोर्ट नंबर पर हमारा चलेगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। जब इस तरह से आ जाए कि आपका पेज वाइट आ रहा है तो मुंह बना के बैठे नहीं रहना, उसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाकर चेक करना है कि कोई इशू है, एरर है। आ गया, कह रहा है स्टेट इज नॉट डिफाइंड app.jsx लाइन नंबर 16। app.jsx लाइन नंबर 16 स्टेट। आप देखो मैंने यहाँ पे यूज तो किया, ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, तो ई हटा देंगे, दोबारा लगा देंगे। आ गया, वापस जाते हैं स्टेट, ठीक है। अब स्टेट क्या है जी? आपके पास आपके कंपोनेंट का डाटा, आपके कंपोनेंट की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल,
ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल बनाते थे कॉन्स्ट और वेरिएबल का ना, ऐसे ही है। यहाँ पे वेरिएबल ऐसे नहीं बनता। यहाँ पे जब भी वेरिएबल बनना होता है तो आप बनाते हैं क्या, स्टेट। क्या बनाते हैं आप, स्टेट, ठीक है। और स्टेट बनाने के लिए हमेशा आप इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, हुक को। और हुक क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन जो क्या काम करेगा, आपके कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करेगा, ठीक है। समझ आ गई। अब हुक में पहली हुक जो हम करेंगे वो है आपकी स्टेट हुक, ठीक है। कौन सी है, स्टेट हुक, ठीक है। अब हुक, ये जो स्टेट हुक है हमारी, स्पेलिंग्स पे नहीं जाना आप लोगों ने। अच्छा, ये स्टेट हुक इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगी, हमारी स्टेट को मैनेज करेगी। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर सबसे पहले हम CLG करते हैं। हमारी एक सबसे पहली हुक है यूज स्टेट। अच्छा, स्टेट, एक चीज और जहन में रखनी है, हुक्स के लिए हमेशा एक प्रीफिक्स यूज होती है, यूज। जिस भी चीज से पहले यूज लगा होगा रिएक्ट के अंदर, आपने समझ जाना है कि वो क्या है, हुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आकर पहली हुक का नाम क्या है, हमारी यूज स्टेट हुक, ये रहा। अब हुक्स क्योंकि बनाई है रिएक्ट ने, हमने इसको यूज करना है अपने कंपोनेंट में, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंपोर्ट। और इंपोर्ट आपको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैनुअली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डॉट स्लैश करके आप अपने कंपोनेंट के एंड वाले लेटर यानी ई को दोबारा हटाओगे, स्टेट को दोबारा लिखोगे तो इसको खुद ब खुद ऊपर इंपोर्ट कर देगा। अगर मैं इसको हटाती हूँ ना यहाँ से और यहाँ पे आकर ई हटा के दोबारा लगाती हूँ, एंटर करूँगी, इसने इंपोर्ट कर दिया तो ये खुद ही कर देगा। और ये आ कहाँ से रही है, रिएक्ट से। हम जी बता सकते हैं कर्ली ब्रैकेट देख कर कि ये सिंपल एक्सपोर्ट हुई है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सिंपल एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे आके, अब क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को तो हमेशा छोटी ब्रैकेट्स के साथ कॉल करते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल में। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पे मिला क्या है, रीलोड एक एरे, ऐसा ही है। तो यूज स्टेट हुक आपको क्या रिटर्न कर रही है, एक एरे। दोबारा चलो, ये रही यूज स्टेट हुक, एक फंक्शन है, लेकिन जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करवा रहा है, एक एरे। और इस एरे के अंदर क्या है, दो चीजें। एरे की लेंथ 2 है ना, इसका मतलब है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक अनडिफाइंड और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एफ यानी फंक्शन। इस एरे के अंदर दो चीजें हैं, एक अनडिफाइंड और दूसरा फंक्शन। अनडिफाइंड है जी आपकी अभी के लिए स्टेट, क्या है, और फंक्शन आपका ये रहा। फंक्शन भी अभी कोई नाम नहीं है इसका, यहाँ पे ऐसा ही है। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है यूज स्टेट का, कि ये आपको रिटर्न करेगी एक एरे, और उस एरे के अंदर होंगी दो चीजें, एक वेरिएबल स्टेट और दूसरा क्या होगा आपका फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको हटाएंगे और आप बनाएंगे कॉन्स्ट एरे। एरे के अंदर दो चीजें थी, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। वेरिएबल को मैं नाम दे दूं डाटा का, स्टेट। ये डाटा जो है ये क्या होगी, हमारी स्टेट, यानी वेरिएबल जो क्या करेगा, होल्ड करेगा हमारे वैल्यू को, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, कंपोनेंट की वैल्यू को। अच्छा, अब इस डाटा को आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज, डिलीट, अपडेट करना है तो आप डायरेक्ट डाटा को कॉल नहीं करोगे, क्योंकि ये स्टेट्स है, हुक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको अपडेट करने के लिए इसी के साथ एक फंक्शन बना लेंगे जिसके पहले लगेगा सेट डाटा। सेट से पता चल गया ये फंक्शन है और डाटा
यही वाला इधर लिख दिया, इससे पता चल गया कि ये डाटा को अपडेट करने के लिए फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से ये आपको कंसोल में यहाँ पे मिल रही थी ना एक अरे अनडिफाइंड और फंक्शन, अनडिफाइंड वेरिएबल और फंक्शन आपका भी ये वाला। अब हमने ये दोनों बना लिए। ये आ कहाँ से रही है? यूज स्टेट्स। ठीक है, ये रहा, सही है। ये होता है जी आपकी यूज स्टेट हुक का सिंटैक्स। हर जगह पे सेम रहता है, वेरिएबल का सिर्फ ये दो नाम चेंज होते हैं, बाकी ये सारा सेम। अब अच्छा, जो पहला पैरामीटर है या ये जो पहला एरे में जो है ये स्टेट है, ये स्टेट है, और वो दूसरा फंक्शन 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 का नाम है, फंक्शन का जो नाम है हम जो आगे स्टेट बनाएंगे। को अपडेट करने का काम करेगा। ठीक है, जो इस डाटा की वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा, हम एक डाटा में आया उसको सेट करने के लिए भी हम एक फंक्शन का फंक्शन बना। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अगर मैं डाटा को कंसोल करवा लूं, ठीक है, डाटा इज इक्वल टू, यानी इसकी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की। ठीक है, डिफाइन करें इसकी वैल्यू, कैसे करेंगे? बहलोल है, रहमा है और वजीर शाकिर। अपना नाम मुझे बताइएगा। हाशिर, आपका नाम? जैन उमर। जैन उमर और शहरियार और ये इनको बुलाएं, इनका क्या नाम है? ये आपने मेरी बात सुनी। मैंने वो लिख के भेज दिया आपको, सिर्फ उसमें इंटीग्रेशंस होगी एपीआईज की। बस मैं करती हूँ। ठीक है, इस कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? कंपोनेंट्स मतलब और जो कंपोनेंट का हम किस पे अप्लाई करेंगे तो आगे वो आज शो हो जाएंगे। ऐप के अंदर app.json JSX। ये मैंने किए देखे, हाँ ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे? मतलब ये आगे वो शो नहीं हो रहा है जैसे फाइल में नहीं शो हो रहा है, यानी ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इनको इंपोर्ट किया हुआ आपने? npm run dev किया क्या हुआ? टर्मिनल खोल, नेक्स्ट मंथ npm run dev कर, बात कर लेंगे अगर वो अलाउ करते हैं। क्या करना है? ठीक है npm run dev कर, ये मैं तो पता है। दे देगा। आ जाए वापस। अच्छा जी, ये ज़रा चार्जर लगा दो इस पे, बैक वो बंद हो जाएगा लैपटॉप। अरमान ये लगाना चार्जर, ये बंद हो जाना। इधर कोई और नहीं है, वो स्विच उसमें लगा लें। हाँ लग गया। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस। यहाँ पे अगर आप स्टेट देखें तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? अनडिफाइंड। डिफाइन कैसे होगी? डिफाइन ऐसे होगी जी, आप यहाँ पे आकर पैरामीटर के अंदर कोई भी एज एन आर्ग्यूमेंट कोई भी वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू डाटा के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। सही है, अब देखो पहले डाटा क्या आ रहा था? अनडिफाइंड। अब डाटा की वैल्यू क्या आ रही है? 4 दफ़ा। ये क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप आ जाना main.jsx के अंदर ये लगा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है कि आपके जो भी डाटा है ना, जो भी आपने कंसोल करवाया उसको 2 दफ़ा एग्जीक्यूट करता है।
पहली दफ़ा टेस्ट करता है कि ये जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, ये वैल्यू वाकई ही इस कंपोनेंट की करंट वैल्यू है। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रीवियस वैल्यू हो, इसकी पिछली वैल्यू हो। ठीक है, तो पहली दफ़ा वो टेस्टिंग के लिए करता है, दूसरी दफ़ा इसको डिस्प्ले करवाता है कि भाई अच्छा ये वाकई ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है तो यही डिस्प्ले होनी है। अगर मैं यहाँ पे आके स्ट्रिक्ट मोड हटा दूँ ना, ये रहा, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए ये रहा, एक दफ़ा बाहर है, सिर्फ वो स्ट्रिक्ट मोड टेस्टिंग के लिए कि ये ओरिजिनल वैल्यू है या नहीं। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई ख़ास काम इस पर नहीं है। प्रोडक्शन के लिए ये होता है, जब आप प्रोडक्शन बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या काम है जी हमारा कि ये स्टेट आ गई। अब हमने क्या करना है कि जाते हैं वापस, मैंने इधर आके ना ये जो स्टेट लिखा हुआ है इसके साथ डाटा की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। कैसे करवाऊंगी? कोमा ऐसे, ये तो प्लेन टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, और यहाँ पे आ क्या रहा है अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो, और इसकी वजह क्या है, कुछ क्यों नहीं आ रहा? बीजी ग्रीन स्टेट को कॉल किया हुआ है हमने AppDotJSX के अंदर, हाँ किया हुआ है। डाटा भी आ रहा है, एलिमेंट, हेडर, टाइटल ट्रू, और फर्स्ट रिएक्ट ऐप, यानी एलिमेंट्स जो है ना हमारे लोड नहीं हो रहे हैं। ये रहा स्टेट। अच्छा वो ऊपर चले गया मेरे ख्याल से, यहाँ पे हमने इसके लिए फ्लेक्स और फिक्स वगैरह, ये देखो फिक्स यूज़ किया हुआ है। नैव बार को तो जब जो भी लिखेंगे वो नैव बार के नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नैव बार आपको पता है पोजीशन एब्सोल्यूट लेके पेरेंट के पास चले जाती है। तो ये जो हमारा मेन है, या तो हम इसको दें मार्जिन से पहले टॉप, नैव बार को दे दिया हमने हैं, मार्जिन पैडिंग फ्रॉम टॉप, सॉरी पैडिंग फ्रॉम टॉप, और 10 दे देते हैं। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और जाते हैं। अगर इसके बजाय मैं इसको ज़्यादा सारा मार्जिन दे दूँ, आप क्या करेगा? उसको ही साथ ले आता है। अच्छा नैव बार का जो फिक्स बिहेवियर है ना, हम अभी के लिए वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस स्टाइलिंग पे नहीं है अभी। अब हमारा मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है? लॉजिक पे। तो आप स्टाइलिंग तो खुद करना जानते हैं। ठीक है, ये देखें अभी नीचे आ गया, तो स्टाइलिंग आप कर लीजिएगा, लॉजिक में बता देती हूँ। तो ये मार्जिन टॉप जो है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। ये रहा। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे? टेक्स्ट सेंटर आ गया सेंटर में। ठीक है, अच्छा जी ये काम हो गया। अब देखो डाटा की वैल्यू नहीं आई, बल्कि डाटा ही लिखा हुआ आ गया। वैल्यू चाहिए, कैसे लेंगे? यानी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, कॉल करेंगे कैसे? ब्रैकेट में पुट करके, कर्ली ब्रैकेट्स में पुट करके आप यहाँ पे आके लगा देंगे डाटा को। पाइथन की तरह ही है। स्टेट हो गया 10। ठीक है, आगे बटन बना लेते हैं 2। ठीक है, बटन इंक्रीमेंट ऑन क्लास नेम, पहले इसको दे देते हैं py1 पैडिंग x2, यानी 8 पिक्सल दोनों साइडों से। बैकग्राउंड कलर जो है ना, मैं इसका बीजी ये वाला दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा बटन देखेंगे तो ये बन के आ गया हमारे पास। सही है, थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ
मार्जिन फ्रॉम टॉप 5 यानी 20 पिक्सल, ये रहा, सही है। अच्छा, अब बात यह है कि एक मैंने और बटन बनाना है जिसका नाम होगा डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट, मार्जिन फ्रॉम टॉप के साथ साथ इसको मार्जिन जो है ना वो x भी दे देती हूँ 1, ठीक है। आगे इनके दरमियान गया, दो बटन हैं एक ही जैसे हैं, डिजाइन भी सेम है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है, तो क्यों ना मैं इसका कंपोनेंट बना लेती। बटन्स तो आपको पता है ना वेबसाइट में रीयूज होते रहते हैं, तो क्यों ना मैं इसका कंपोनेंट बना लूँ बटन के नाम से। क्या ख्याल है? मैं आती हूँ स्ट्रेट के अंदर ही एक बना लेती हूँ कंपोनेंट बटन डॉट JSX, RAFCE करूँगी, ये रहा। इसके अंदर से ये हटाती हूँ, ये डाल देती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बटन बनाया है ना, यही मैं उठाती हूँ, नीचे वाला एक रहने देती हूँ, सिर्फ एक की ज़रूरत है क्योंकि एक ही बटन बनाना है। मैं इसको कट करती हूँ यहाँ से, बटन के अंदर जाकर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बटन चाहिए, यहाँ पे दो बटन चाहिए, मैं यहाँ पे आकर इसी बटन को होल्ड कर देती हूँ। एक दो दफ़ा चाहिए, दो बटन आ जाएंगे, ठीक है। मसला क्या है, नाम दोनों का इंक्रीमेंट ही है, ऐसा ही है, लेकिन हमें तो एक इंक्रीमेंट चाहिए और एक डिक्रीमेंट चाहिए। क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, ये जो स्टैटिक नाम लिखा है इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे डायनेमिक नाम, वेरिएबल पास करेंगे क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, तो ये क्या हो जाएगा डायनेमिक। वो वेरिएबल आएगा कहाँ से, वो वेरिएबल आपके पास आएगा एज अ प्रोप्स, ठीक है। ये रहा प्रोप्स, क्या है प्रोप्स। आपने जावास्क्रिप्ट में कोई काम किया था पैरामीटर के नाम से, क्या होता था, फंक्शन के अंदर डाटा पास करने के लिए आप यूज करते थे एक वेरिएबल जिसको कहा जाता था पैरामीटर। उन्हीं पैरामीटर्स को रिएक्ट में आके प्रोप्स कहते हैं हम लोग, सही है। पैरामीटर पास कहाँ पे करते थे, फंक्शन के ऊपर जब डिक्लेयर कर रहे होते थे, हम भी यहाँ पे पास कर देते हैं एक पैरामीटर बटन का नाम btn, सही है। ये पैरामीटर क्या करेगा, बटन के नाम को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन कैसे, अभी आप देखो, मैं कंसोल करवा लेती हूँ, CLG बटन नेम इज इक्वल टू ये रहा, और इसको मैं यहाँ से ना खाली ब्रैकेट्स को हटा देती हूँ, नहीं तो ये शायद एरर दे दे मुझे। तो आप देखो बटन का नाम ही अनडिफाइन है, सही है, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और अब आप यहाँ पे भी देखो तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, अनडिफाइन। इसकी वैल्यू डिफाइन कैसे होगी, पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे डिफाइन होती थी, आर्ग्यूमेंट्स में, यानी जब फंक्शन कॉल होता था तो उस वक्त हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करते थे, ऐसा ही है यहाँ पे भी वैसा ही है बटन, ठीक है। वहां पे आप कैसे करते थे कि इस तरह से आप अपने कंपोनेंट को कॉल करते थे बटन ये, ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यूज पास करते थे, ये वैल्यूज आपका फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर से ले लेता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखो कॉल करने का तरीका भी हमारा यहाँ पे आकर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो पैरामीटर पास करने, आर्ग्यूमेंट्स पास करने का तरीका भी क्या है, चेंज है। अब आर्ग्यूमेंट्स पास कैसे होंगे, आपने बटन के अंदर जो नाम रखा है ना पैरामीटर का, आप एग्जैक्ट वही नाम इधर आकर इसके अंदर कॉल करेंगे, इज इक्वल नाम जो भी आपने देना है, इंक्रीमेंट कहना है इसको, इंक्रीमेंट होगा। आप यहाँ पे आ जाओ, एक बटन, अच्छा अभी भी इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पे एक में देखो आप, बटन नेम इंक्रीमेंट और दूसरा क्या है अभी भी बटन नेम अनडिफाइंड, यानी फर्स्ट वाले के लिए इंक्रीमेंट आ गया, सेकंड वाला अभी भी अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट के अंदर मैंने इंक्रीमेंट पास किया है, सेकंड वाले के अंदर मैंने पैरामीटर अभी भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए। दूसरी चीज, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट तो आ रही है लेकिन बटन के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। अब जैसे ही मैं ये वाला नाम वेरिएबल का यहाँ पे पास करूंगी तो आप देखो फर्स्ट वाला इंक्रीमेंट हो गया, सेकंड वाला अभी भी खाली है क्योंकि आपने सेकंड वाले के अंदर पैरामीटर पास नहीं किया।
आप इसको कॉपी करो, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाओ, लेकिन इसका नाम क्या है? अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों बटन्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब एक का कलर मुझे कोई और चाहिए, दूसरे का कलर कोई और चाहिए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप स्टाइल का भी पैरामीटर पास कर सकते हो। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिख दो STYL स्टाइल, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप आके इसको कह दो कि स्टाइल जो है ना, स्टाइल क्योंकि एक स्ट्रिंग है क्लास, तो आप यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग दोगे कि BG रेड 800, ठीक है। अब ये स्टाइल क्या करेगा? ये एरर क्यों, एक तरफ डबल है एक तरफ सिंगल, ठीक है। अब ये स्टाइल क्या करेगा? जो BG रेड मैंने दिया है ना, मैं यहाँ पे आकर क्लास नेम के अंदर इस वेरिएबल को क्या कर दूंगी? कॉल कर दूंगी। अब ये तो है एक सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर स्टाइल को कॉल भी करती हूँ ना, तो ये एज उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा, हालांकि ये तो एक वेरिएबल है, तो इसको लैदा नहीं रख सकते हम। इसको क्या करेंगे? इन क्लासेस को कट करेंगे, यहाँ से इस सिंपल स्ट्रिंग को हटाएंगे, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल आ गया, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ लिखने के लिए हमने यूज किए थे बैटिक्स, पेस्ट कर देंगे। बाकी क्लासेस वैसे ही, लेकिन स्टाइल क्योंकि पैरामीटर पास करना है हमने यहाँ पे, तो डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट। अब जिसके अंदर स्टाइल होगा रेड, उसको रेड मिल गया, बाकियों को ये हो गया। टेक्स्ट अगर आपने वाइट देना है, तो आप यहाँ पे ही स्टाइल के अंदर इसको कह सकते हैं कि टेक्स्ट वाइट। इसे तो फिर ये लो, एक स्टाइलिंग की वो बना देंगे कंपोनेंट, जिसके अंदर कलर वगैरह होंगे, तो वहाँ पे कॉल करते हैं। हाँ ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। हो गया यहाँ पे काम, आगे चलते हैं। अच्छा, हमें ये जो है ना दोनों सेंटर में चाहिए, तो हम इसको सेंटर में भी कर लेंगे। हमें पता है कि यहाँ तो इन दोनों को जो है ना हम एक डिफ में रैप करते हैं, Ctrl+X डिफ, ये रहा, और डिफ को कह देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। सेंटर में आ गए। अब काम करना है। अब ये तो थी स्टाइलिंग और टैग का नाम, रीयूज कर लिया हमने कंपोनेंट को, ठीक है। एक ही बटन बनाया, देखो अब कोड कितना कम हो गया हमारा, पहले कितना ज्यादा था, ठीक है। अब देखो स्टाइल का पैरामीटर्स क्या काम कर रहा है। जहां पे स्टाइलिंग डिफॉल्ट चाहिए, नई स्टाइलिंग चाहिए, अच्छा वहां पे इसने क्या किया? कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। जहाँ पे हमने नहीं चेंज किया, वहां पे ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। यानी आप जो पैरामीटर पास कर दोगे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज वो वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ आ गई? आगे चले। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग की बात थी। अब फंक्शनैलिटीज कैसे रीयूज करेंगे? वो फंक्शन बनाएंगे, वो जो हमने ऊपर पैरामीटर में रखा हुआ है या एरे के अंदर रखा हुआ है, जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगी अपने स्टेट वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे दो फंक्शंस बनाऊंगी, एक इंक्रीमेंट के लिए, एक डिक्रीमेंट के लिए। मैं यहाँ पे आती हूँ कौन? हैंडल इंक्रीमेंट, सिंपल मेरा एक फंक्शन बन गया। इसके अंदर मैं कंसोल करवा लेती हूँ कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, तो क्या करना? कॉल करवा देना इंक्रीमेंट बटन, ठीक है। पता चल जाए ये इंक्रीमेंट बटन है। इसी को कॉपी और इसको क्या नाम दे देते हैं? डिक्रीमेंट। और ये क्या कहेगा? इधर ही आके डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये फंक्शंस कॉल कैसे होंगे भाई? यहाँ पे तो हम ऑन क्लिक लगा नहीं सकते क्योंकि ये बटन नहीं है, ये क्या है? कंपोनेंट। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? बटन के अंदर जाएंगे, तीसरा पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। हैंडल क्लिक।
हैंडल क्लिक को हम पास कर देंगे बटन के अंदर ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक पर ये क्या करेगा, हैंडल क्लिक को कॉल कर देगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आकर हम करेंगे हैंडल क्लिक था ना नाम फंक्शन का, पैरामीटर, ये वाले पैरामीटर का जो नाम एग्जैक्ट यहाँ पे है वही एग्जैक्ट आपने यहाँ पे लिखना। अब क्योंकि हम पास करने लगे हैं एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ही थे तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। और अब इंक्रीमेंट वाला है तो हैंडल इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट वाले पे क्या कहेंगे, हैंडल क्लिक डिक्रीमेंट। सही है, वापस जाते हैं, स्टेट नीचे से क्लियर करते हैं। इंक्रीमेंट बटन आ गया, डिक्रीमेंट बटन आ गया। सही है, फंक्शन यानी ये वाले कॉल हो रहे हैं। अब अगला काम क्या है हमारा, इंक्रीमेंट पे क्लिक करें तो ये जो 10 है ना ये 11 हो जाए, दोबारा क्लिक करें तो ये 12 हो जाए, डिक्रीमेंट पे क्लिक करें तो ये दोबारा 11, दोबारा 10 और दोबारा 9 हो जाए। लूप कैसे लगेगा, लूप नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट ही डेटा की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपल। उस फंक्शन में जो फंक्शन को लेना मैम आ गया। अब इस फंक्शन में ना आप जो डेटा की वैल्यू है ना उसको इंक्रीमेंट करते हैं। डेटा की वैल्यू को डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ये जो फंक्शन आया है इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ सेट डाटा का। मैंने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू को जब भी अपडेट करना है किसको यूज करेंगे, इस फंक्शन को, सेट डाटा को। ये डायरेक्ट अपना जो है ना वो अपडेट नहीं हो सकता, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी। तो सेट डाटा को कॉल करो, यहाँ पे आके आपको हो कि भाई सेट डाटा क्या कर दो, डाटा की वैल्यू में +1 कर दो। सही है, अब देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे 11 हो गया, दोबारा क्लिक करते हो गया। सही है, और अब क्योंकि जैसे ही हम डाटा +1 करते हैं तो वो क्या करता है कि इसके अंदर डाटा की वैल्यू में +1 करता जा रहा है, और हमने डाटा को यहाँ पे कॉल किया हुआ है इसलिए वो हमें वैल्यू जो है वो डिस्प्ले अपडेटेड वैल्यू करवाता जा रहा है। अब हमें चाहिए डिक्रीमेंट, कैसे करें, दोबारा से सेट डाटा को कॉल करो, डाटा -1। हो रहा है, समझ आ रही बात की, मैम इसमें वो नहीं करते मैं भी नेगेटिव में जाता है। नेगेटिव में चला जाएगा। क्या कह रहे हो आप, ग्लोबल स्कोप वो वाला नहीं, वो इसमें कोई नहीं होता अभी के लिए। ये सिर्फ हुक में नहीं आता, सिर्फ ओवरऑल क्या, सिर्फ ये जो मैंने यूज किया हुक सिर्फ इसमें नहीं आता, ये ओवरऑल नहीं होता। मतलब ग्लोबल स्टेट, वो आप वेरिएबल्स का स्कोप कह रहे हो ना, वो तो आपका जावास्क्रिप्ट में होता है ना, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, लोकल स्कोप वेरिएबल, इसमें भी होते हैं। अब आपने ये जो स्टेट बनाई है ये आपकी इस सारे फंक्शन के लिए ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, कि आप इसको सारे फंक्शन में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आगे कोई स्टेट, तो वो लोकल स्कोप होगी कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है, जावास्क्रिप्ट से बनी है ना ये, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। सही है, अच्छा अब एक मसला है ये कि जब मैं डिक्रीमेंट करती हूँ तो माइनस वैल्यू देती हूँ, जबकि माइनस में तो वैल्यू जानी नहीं चाहिए। अब क्या करें, क्या करेंगे, कैसे, हम लॉजिक बनाएंगे। अच्छा कैसे, लॉजिक कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करेंगे शायद। मैं फिर वो एक कंडीशन है सेट डाटा में डाटा की वैल्यू 0। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कंडीशन लगाएंगे, इफ
सेट डाटा नहीं, डायरेक्ट डाटा को कॉल करेंगे। डाटा अगर तो लेस देन है 1 से, तो फिर क्या करो, रिटर्न कर दो, यानी इधर से बाहर निकलो। एल्स सेट डाटा में -1 कर दो। सही है। अब देखो माइनस हो रहा है 10, 0 से नीचे जा रहा है, लेकिन ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी नहीं है। यूजर क्लिक करता रहेगा, उसको कोई पता ही नहीं चल रहा कि ये माइनस क्यों नहीं हो रहा। ऐसा ही है। हमें क्या करना है, रिटर्न से पहले उसको कहेंगे एक अलर्ट शो करवा दे। अलर्ट में क्या कहेगा, यू रीच द मिनिमम वैल्यू, इससे छोटा नहीं जा सकता। अब देखना, एंटर, रीलोड, ज्यादा कर लिया, यू में रीच द मिनिमम वैल्यू, क्लिक करते रहो, यही आता है। यहाँ पे मैसेज कोई भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी। समझ आ गई। स्टेट अब यूज करनी है आपने अपनी साइड बार को फंक्शनल बनाने के लिए। इसके अंदर लिंक भेज रही हूँ आप लोगों को 220 बैच 22022, ये वाला, ये है जी लिंक। ये बनानी है असाइनमेंट, छोटी सी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये रही, मैम वो बता दें एंकर कैसे लगाएंगे। एंकर टैग नहीं यूज होगा, एंकर जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे लिंक टैग यूज होगा। आइकन, अच्छा ये वाला काम मैं कह रही हूँ, ये रिएक्ट के साथ सारा करना है। रिएक्ट के साथ। आइकन्स के लिए आपको यहाँ पे आकर इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट आइकन। ये हाँ जी, आप यहाँ पे चले जाएं तो Node.js, ये npm, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये बता देगा आपको रिएक्ट आइकन्स की कमांड। ये रही कमांड, आपने इसको करना है कॉपी, ठीक है, और अपने टर्मिनल में आ जाना है। टर्मिनल को कर लेना है स्प्लिट, और यहाँ पे आपने ये कमांड जो है ना वो पेस्ट कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल रिएक्ट आइकन्स पे जाना है वापस, ठीक है, और यहाँ पे आके कोई भी आइकन आप सर्च कर लो, हैम बर्गर, तो वो आपका ये रहा, ठीक है। इस तरह से अब आएंगे कंपोनेंट की फॉर्म में आपके आइकन्स। आपको जहाँ पे भी चाहिए, ये रहा, यू हटा दें, दोबारा लगा दें, ये इंपोर्ट कर देता है। नहीं तो आप फिर यहाँ से ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे और ऊपर जाके जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वापिस आए तो ये आइकन लगा हुआ, ठीक है। ये काम, ये असाइनमेंट है जी आपकी, आपको पता चल चुका है ये वाली। इसको फुली रिस्पॉन्सिव करके आना है। ये स्लाइडर्स जो हैं ये ज़रा चला के आने हैं रिएक्ट से, ठीक है। स्टेट ही यूज़ होनी है, इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं आनी। स्टेट से सारा कुछ होगा, सारा कुछ स्टेट से, ठीक है। ये सारा काम जो है ना ये फुली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और जिस बंदे की कंप्लीट ना हुई तो मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये